आज और भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया, किस तरीके की और कैसे गति मिलेगी इनको? ऐसा है कि भारत सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं और उन्हीं में से बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आज मैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको, ये जो हाईवे है इसको देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर शहर के बीच में जैसा कि ओवर ब्रिज भी बन रहा है, तो इसको लेकर जायजा लिया कि काम समयबद्ध तरीके से हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि जिस काम को हम करते हैं उसको समयबद्ध तरीके से और समय से पहले पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। पहले आपको पता है कि कई काम प्रोजेक्ट सैंक्शन होना और उसकी डेट से भी 10-10 साल तक, 15-15, 20-20 साल तक लटके रहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये है कि जिस प्रोजेक्ट को हमने समय दिया उसे समय से पहले पूरा करें। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके पूरा जो यहाँ पर हाईवे का काम चल रहा है इसका जायजा लिया है। और जो रेलवे से संबंधित कुछ विषय इनके जो अटक रहे थे, तो मैंने डीआरएम से भी बात की और उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से इनको क्लियरेंस मिल जाए, ताकि क्या है कि यहाँ पर तुरंत आगे का काम हो सके और समय से पहले ये ओवरब्रिज और ये हाईवे प्रारंभ हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके और समयबद्ध हो सके। और ऐसे प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भारत जो है वो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हमारे देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उसके लिए हमें गरीब कल्याण की योजना के ऊपर भी ध्यान देना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना है। तो इस पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करके बाड़मेर को एक अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्ट भी मिले, प्रोजेक्ट के साथ में अच्छे समयबद्ध तरीके से काम भी हो। यहाँ पर जैसा कि रेलवे के भी अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 4 तारीख को हम बॉम्बे वाली ट्रेन को यहाँ से हरी झंडी दिखा के और रवाना करेंगे। तो रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है। और इस तरह से रेलवे के स्टेशन है जिसका भी अमृत भारत योजना के तहत काम चल रहा है। ऐसे ही यहाँ सबसे बड़ी एक आवश्यकता एयरपोर्ट की भी है, तो जो कि बहुत आवश्यकता है। हमारे जो प्रवासी भाई रहते हैं उनके भी समस्या है, यहाँ से आने जाने वालों के लिए भी। तो आपको ये मैं तो बहुत पहले इस एयरपोर्ट को यहाँ पर बनाना चाहता था, भारत सरकार से स्वीकृति भी मिल गई थी, उड़ान योजना के अंदर इसको ले लिया था। लेकिन राजस्थान के अंदर दुर्भाग्य से जिनकी सरकारें थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने ज़मीन दी नहीं और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लटका रहा और एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन अब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को ये एक नई सौगात बहुत जल्दी मिलने वाली है। और बाड़मेर के अंदर भी एयरपोर्ट के लिए जो परमिशन मिलनी है इस ज़मीन की वो भी मिलेगी और बहुत जल्दी यहाँ पर इसका शिलान्यास भी हम करेंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कैसे देखते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे देखते हैं? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर जो नई सरकार बनी है उसमें आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर और जितने भी हमारे मंत्री बने वो सभी ऊर्जावान हैं और सभी वर्गों को उसके अंदर समाहित किया गया है, सभी क्षेत्र के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो, इस बात को ध्यान रख के बनाया गया है। और निश्चित रूप से ये जो मंत्रिमंडल है वो आने वाले समय में जनता की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा और जो जनता की समस्या है उनको हमारे विधायक और हमारे सभी मंत्री और सभी सांसद और मुख्यमंत्री जी और सभी मिलकर हम जो जनता को उम्मीद है उसके ऊपर खरे उतरे, उनकी समस्याओं का समाधान करें और इसकी आकांक्षाओं पर खरे उतरे। इसको लेकर हम निश्चित रूप से लगे हैं और जो राजस्थान की जनता ने जो हमसे उम्मीद की है उसके ऊपर हम खरा उतरे। मंत्रिमंडल को लेकर कई समाज नाराज हो गए, जैसे राजपूत समाज है, गुर्जर समाज है, वो कह रहे हैं कि हमारे को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसा है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें प्रतिनिधित्व भी मिला है और उसके साथ में ये भी पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता जिसको बूथ पर काम करने वाले को ये भी पता नहीं कि उसको विधानसभा की टिकट मिल जाएगी और विधानसभा की टिकट के बाद में उसको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंदर ये विपक्ष के लोग हैं जो ये लड़ाने का और जिस तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब डबल ऊर्जा के साथ लगेंगे और आने वाले समय के अंदर लोकसभा के चुनाव है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। तो निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ है, हिंदुस्तान की जनता भी अब नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो पर्ची वाली सरकार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये पर्ची वाली सरकार है। ऐसा है कि अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है, वो पर्चियों का इंतजार करे, पर्ची देखते रहे कि उस पर्ची में क्या था, तो उसके ऊपर उनको रिसर्च करना चाहिए
कि उस पर्ची में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, इसके ऊपर अब उनके पास भी यही टाइम है और इस टाइम एकदम फ्री है, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बार बार सरकार आएगी। तो इसके लिए उनको सिर्फ पर्ची का ही वो देखना है और पर्ची को अच्छे से वो समझे, उसके अंदर क्या था, उसके ऊपर इनको 5 साल तक रिसर्च करना चाहिए कि उस पर्ची के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी उसके अंदर सीएम बन सकता है। कांग्रेस के अंदर जो चमचागिरी करता है, जो पिछलंगों की तरह ऊपर आकाओं के पीछे घूमता है, उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बूथ के ऊपर काम करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो सिर्फ संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में। और उस पर्ची में क्या लिखा था वो मैं जरूर कहना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उसके ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए कि उसमें क्या था। केला जी मेरी बात सुनो। आप कांग्रेस की सरकार को निकम्मी कह रहे हो, मगर कांग्रेस की सरकार में प्रत्येक इंदिरा रसोई पर 200 कूपन थे, भाजपा की सरकार आते 100 कर दिए, गरीबों के न्यायालय थी। बात सुनो, जो कूपन क्या, हमारे तो 8 रुपए के अंदर रसोई की थाली की तो हम देते ही थे। तो हमारी जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय अन्नपूर्णा योजना के नाम से योजना चल रही थी। अशोक जी गहलोत ने तो सिर्फ उसका नाम बदला और इंदिरा का नाम रखा। इनको सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नेहरू परिवार, उसके सिवा वो कभी बाहर निकले ही नहीं। और नाम किसी का चेंज हो, 100 कूपन कर दिए 200 की जगह। आप आइए, आप